लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखना शुरू किया था कि जो हमारे पास टेम्पलेट्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, किस लिए यूज़ होते हैं। तो हमने देखा था जैसे हमारे पास एक मैक्स का फंक्शन है जो 2 पैरामीटर्स लेता है और उसमें से मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न कर देता है। तो उसे हम लोगों ने इंटीजर के लिए इम्प्लीमेंट किया था। देन वी सेड कि अच्छा इंटीजर के लिए तो ये काम करेगा, लेकिन व्हाट अबाउट वी नीड अ मैक्स फंक्शन फॉर स्ट्रिंग, फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, फॉर अदर डेटा टाइप्स। तो उसके अंदर हम लोगों के पास क्या होना चाहिए? तो उसके लिए फिर हम लोगों ने देखा था कि सी प्लस प्लस के अंदर हमारे पास टेम्पलेट्स की ऑप्शन होती है, जो काइंड ऑफ हमारे पास हमें इस तरह का एक फीचर प्रोवाइड करती है, जिससे हमें लगता है कि ये जेनेरिक डाटा टाइप्स के लिए काम करता है। लेकिन एक्चुअली होती स्पेसिफिक डाटा टाइप्स ही हैं, लेकिन वो हमारी बजाय कंपाइलर उन्हें जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहा होता है, उसका कोड जनरेट कर रहा होता है। तो होता ये है कि जब हम लोगों ने किसी फंक्शन को जेनेरिक करना होता है, तो हम लोग उसके अंदर जिन डेटा टाइप्स को जेनेरिक करना होता है, उनको हम लोग ऊपर टेम्पलेट, टाइप नेम या क्लास और आगे कोई जेनेरिक डेटा टाइप लिख देते हैं। जैसे कन्वेंशन जो है वो फर्स्ट डाटा टाइप के लिए टी होती है, कैपिटल टी। और जिस डाटा टाइप को जेनेरिक करना है, जिस तरह इंटीजर है इस केस में, तो इंटीजर की जगह हम लोग टी लिख देंगे। अब होगा क्या कि जब हम लोग इस प्रोग्राम को, इस फंक्शन को इंटीजर वैल्यूज़ के साथ कॉल करेंगे, तो कंपाइल टाइम पे जो कोड जनरेट होगा, बाइनरी कोड जनरेट होगा, उसके अंदर ये फंक्शन ओवरलोड हो जाएगा इंटीजर के लिए। ठीक है? कंपाइलर इसका कोड जनरेट करेगा और फिर जब हम लोग इसे यूज़ करेंगे स्ट्रिंग के लिए, तो फिर स्ट्रिंग के लिए इसका कोड जो है वो जनरेट हो जाएगा और ये भी कंपाइलर करेगा। अगर दोनों डेटा टाइप्स के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, तो बेसिकली 2 ओवरलोडेड फंक्शंस जो हैं वो हमारे पास जनरेट होंगे। ठीक है? ओवरलोडेड का क्या मतलब है कि फंक्शन नेम सेम है, पैरामीटर सेम है, हमारे पास उसके जो डेटा टाइप्स हैं, वो हमारे पास डिफरेंट है। तो दिस इज़ फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है? तो ये हमारे पास जो है वो टेम्पलेट्स जो हैं वो हमें हेल्प करते हैं कि हमारे पास ये डिफरेंट डाटा टाइप्स के लिए सेव कोड जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाए। आई होप कंपाइल टाइम और रन टाइम का आप सबको पता होगा। व्हेन वी से कंपाइल टाइम और रन टाइम। सर रिपीट कर दें। कंपाइल टाइम जो होता है वो बेसिकली ये होता है कि जब हम लोग एक प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, जिस तरह आप जब विजुअल स्टूडियो में जाते हैं तो आप उसके अंदर बिल्ड करते हैं। ठीक है? तो बिल्ड करने से क्या होता है कि उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाती है और फिर हम लोग उस एग्जीक्यूटेबल फाइल को रन करते हैं। अच्छा, वो जो एग्जीक्यूटेबल फाइल बन रही होती है, उसे हम लोग कहते हैं वो कंपाइल टाइम है। तो जो सीपीपी फाइल होती है वो कंपाइलर के पास जाती है, कंपाइलर उसके अगेंस्ट बाइनरी कोड जनरेट कर देता है। ये जब आप ऑनलाइन क्लासेस में देख रहे होते हैं, मैं जी प्लस प्लस यूज़ कर रहा हूँ, जी प्लस प्लस टैग डॉट पीपीपी। तो उससे एक फाइल बनती है ए डॉट आउट। ठीक है? फिर उस ए डॉट आउट फाइल को हम लोग जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं। तो वो जो ए डॉट आउट फाइल बन रही होती है, वो कंपाइल टाइम पे बन रही होती है। तो जब हम लोग कोई प्रोग्राम लिखते हैं, उसे कंपाइल करते हैं, तो उसकी एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाती है। अब वो एग्जीक्यूटेबल फाइल हम लोग रन करते हैं। तो वो जब उसे एग्जीक्यूट करते हैं, उसे रन कर रहे होते हैं, तो वो होता है रन टाइम। ठीक है? तो कंपाइल टाइम एक ही मतलब होता है, जब प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, जब भी हम लोग अपने सोर्स कोड में कुछ चेंज करते हैं, तो उसे दोबारा कंपाइल करते हैं, वो कंपाइल टाइम होता है। और फिर जब हम लोग उसे एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, तो वो रन टाइम होता है। तो सी प्लस प्लस के अंदर ये होता है कि जब कम जितनी भी आपके पास कंपाइलेशन है, एरर चेकिंग है, जो कुछ भी आपके पास बाइनरी फाइल के अंदर जाएगा, वो कंपाइल टाइम पे होता है। और उसके बाद जब हम लोग अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड रन टाइम। ओके, कमिंग बैक टू टेम्पलेट्स। अब लेट्स से हम लोग इसी अपने स्टैक के ऊपर आ जाते हैं और इस स्टैक को हम लोग जो है वो जेनेरिक करना चाहते हैं। अभी हमारे पास स्टैक जो है वो सिर्फ इंटीजर डेटा टाइप्स के लिए काम करेगा, बट वी वांट के हमारा स्टैक जो है वो स्ट्रिंग के लिए भी काम करे, वो पर्सन्स के लिए भी काम करे, बुक के लिए भी काम करे, जो भी हमारे पास डेटा टाइप्स उन सारों के लिए जो है वो काम करे। तो वो हम लोग कैसे करेंगे? सर क्लास को टेम्पलेट बना देंगे और इंटीजर्स को जो है हम जो टेम्पलेट का
वेरिएबल रखेंगे तो वो बना देंगे सर ये जो हमने वेरिएबल्स बनाए हैं। ठीक है, शाबाश। तो इसके अंदर हम लोग करेंगे क्या कि जिस तरह अगर हम लोगों ने अच्छा, इसको जो है वो हम लोग यूज़ किस तरह करेंगे? इससे हम लोग यूज़ इस तरह करेंगे, अभी देखें जब हम लोगों ने कोई स्टैक की ऑब्जेक्ट लेनी होती है तो हम लोग स्टैक लिखते हैं, साथ उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं और फिर उसका साइज़ है। अगर हम लोग साइज़ नहीं देते तो डिफ़ॉल्ट में हम लोगों ने साइज़ 100 दिया, बस उसका साइज़ 100 हो जाता है। अब जब हम लोग यहाँ पे टेम्पलेट्स को यूज़ करेंगे, तो टेम्पलेट्स के अंदर जो है वो हम लोग जब ऑब्जेक्ट ले रहे होंगे, तब हम लोग साथ में बता देंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो हम लोग किस डेटा टाइप के लिए लेना चाह रहे हैं। सर वो तो इंट मेन में बताते हैं ना। जी, वो मेन में बताएँगे, या क्लाइंट कोड अगर किसी फ़ंक्शन के अंदर हमने स्टैक ऑब्जेक्ट लिया तब भी बताएँगे। यस। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो स्टैक की क्लास है, ठीक है? तो हम लोग जब स्टैक का कोई ऑब्जेक्ट ले रहे होंगे, जिस तरह हम लोग लेते हैं स्टैक एस, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग बता देंगे कि ये जो स्टैक है ये हम लोग किस टाइप का लेना चाहते हैं, इंटीजर टाइप का लेना चाहते हैं, ठीक है? तो एस अंडरस्कोर आईएनटी अगर हम लोग इसे कर दें, मतलब आईएनटी लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जस्ट उसके लिए मैं कह रहा हूँ, हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। और इसी तरह अगर हम लोग स्ट्रिंग टाइप का स्टैक लेना चाहते हैं, स्टैक स्ट्रिंग टी, ठीक है? तो एस हमारे पास इंटीजर टाइप का स्टैक हो जाएगा और टी जो है वो हमारे पास स्ट्रिंग टाइप का स्टैक हो जाएगा। तो हम लोग एस डॉट पुश 5 करते हैं तो हमारे पास इसके अंदर इंटीजर वैल्यूज़ जो है वो हम लोग स्टोर करवा सकते हैं। उसी तरह टी डॉट पुश ली करते हैं, तो हमारे पास जो है वो बेसिकली स्ट्रिंग टाइप का स्टैक है और उसके अंदर हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यू जो है वो चली जाएगी। तो दिस इज़ गुड फॉर अस बिकॉज़ with the same implementation, with a single implementation of stack, we can use it for multiple डेटा टाइप्स। अगर हमारे पास स्टैक्स ना होते तो फिर हम लोगों को क्या करना पड़ता? हर एक डेटा टाइप के लिए अलग स्टैक बनाना पड़ता। इंटीजर स्टैक, स्ट्रिंग स्टैक, डबल स्टैक, अगर हमारी अपनी कोई डेटा टाइप होती है उसके अंदर स्टैक, और उससे फिर बड़ा मसला ये होता कि अगर स्टैक के अंदर हम लोगों ने कोई फंक्शन नया ऐड करना होता या कोई एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी हम लोगों ने चेंज करनी होती, तो हमें तमाम के तमाम स्टैक्स को जो है वो चेंज करना पड़ता, इंटीजर के लिए जो बनाए थे, स्ट्रिंग के लिए बनाए थे। तो यहाँ पे अब हम लोग इसको जेनेरिक किस तरह करते हैं कि इस क्लास को हम लोग टेम्पलेट कर देते हैं, ठीक है? जेनेरिक कर देते हैं यूजिंग टेम्पलेट, और फिर ये नहीं करना कि जहाँ-जहाँ पे इंटीजर आ रहा है वहाँ-वहाँ पे हम लोग उसको जो है वो अ, टी कर देंगे। लेकिन देखेंगे कि जहाँ पे हम लोगों ने डेटा टाइप को चेंज करना है, जेनेरिक करना है, जिस डेटा टाइप को जेनेरिक करना है वहाँ पे हम लोग टी कर देंगे। और किस तरह करेंगे? यहाँ पे टेम्पलेट टाइप नेम या क्लास
अच्छा, यहाँ पे आप टाइप नेम की जगह क्लास भी लिख सकते हैं और फिर टी की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, दिस इज जेनेरिक डाटा टाइप, ठीक है। और जिस तरह एसटीएल है तो उसके अंदर ये जेनेरिक डाटा टाइप्स के अंदर वैल्यू टाइप इस तरह लिखा हुआ होता है, कंटेनर टाइप इस तरह लिखा होता है, वो मुख्तलिफ इसके यूज़ करते हैं। जेनेरिक डाटा टाइप्स के लिए मुख्तलिफ और नेम्स जो है वो यूज़ करते हैं, सर हम लोग जो है टाइप वो डेफ अलग होता है? टाइप डेफ एक और चीज़ है, टाइप डेफ इज समथिंग एल्स। अच्छा, यहाँ पे हम लोग क्लास से पहले इस तरह लिखते थे टेम्पलेट टाइप नेम टी और क्लास टैग। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जिस तरह देखना पड़ेगा कि किस चीज़ को हमने जेनेरिक करना है, किस चीज़ को नहीं करना। अब डाटा क्या है, डाटा हमारे पास वो एरे है जहाँ पे जाके वैल्यू स्टोर हो रही है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग ने जेनेरिक करना है या नहीं, ये पहले हमारे पास जो है वो इंटीजर टाइप की डाटा थी, डाटा को ठीक कर दें। डाटा को टी कर देंगे, इंटीजर की जगह हम लोग यहाँ पे टी कर देंगे, ठीक है। इसका कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं, ताकि आपको पता लग जाए कि कहाँ कहाँ पे चेंज हो रही है। तो टेम्पलेट टाइप नेम टी, ठीक है, इसको हम लोग टी कर देंगे। अब ये भी इंटीजर है, साइज इसको भी टी कर दें। यस सर। नो सर, उसको नहीं करनी क्यों? सर, क्योंकि हम वो पुश कर रहे हैं ना सर, वो फिर डाटा पे जाएगी सर, वो साइज पे तो नहीं जाएगी सर, वो साइज। और कोई क्यों ना करें? सर साइज तो इंटीजर ही रहेगा कोई भी डाटा टाइप। देखो, ये जो डाटा है ना, पहले इंटीजर टाइप की एरे बन रही है ना, न्यू INT साइज। अब तो हम लोग इंटीजर टाइप की एरे नहीं बनानी, हम लोगों ने नई एरे जो है वो स्ट्रिंग टाइप की बनानी है। लेकिन अगर स्ट्रिंग टाइप की हमारे पास एरे है तो क्या उसका साइज हमारे पास स्ट्रिंग हो जाएगा? स्ट्रिंग टाइप की एरे का साइज स्ट्रिंग में होता है या इंटीजर में होता है? इंटीजर। इसी तरह इंडेक्स जो होता है वो हमारे पास इंटीजर में होता है, साइज में होता है, सॉरी स्ट्रिंग में होता है, इंटीजर में। इंटीजर होता है। तो ये आपने केयरफुली करना है, हर इंटीजर को पकड़ के आपने वो रिप्लेस ऑल नहीं कर देना, जिस तरह आप बाज़ औक़ात असाइनमेंट्स में करते हैं। आई होप इस कोर्स में तो नहीं कर रहे, अब छोड़ दिया आप लोगों ने, लेकिन पहले कभी अगर किया हो तो आपने वो रिप्लेस ऑल नहीं करना, आपने जो है वो उसको इंटेलिजेंटली जो है वो देखना है कि किस चीज़ को आपने टी करना है, किस चीज़ को नहीं करना। तो यहाँ पे भी कॉन्स्ट INT s इज इक्वल टू 100 है, ये रिप्लेस होगा ये वाला INT। नो सर। डाटा इज इक्वल टू न्यू INT साइज, ये INT रिप्लेस होगा जेनेरिक डाटा टाइप से। यस यस सर होगा। क्योंकि आप स्ट्रिंग टाइप की एरे लेनी है ना, या जो भी जेनेरिक डाटा टाइप है उसकी एरे लेनी है, तो यहाँ पे टी लिखते हैं। अब इंटीजर टाइप का हमारे पास स्टैक होगा तो हमारे पास इंटीजर टाइप की एरे हो जाएगी, ये टी जहाँ पे भी होगा वो रिप्लेस हो जाएगा INT पे। और जहाँ जहाँ पे भी हमारे पास स्ट्रिंग, अगर हम लोग स्ट्रिंग टाइप का स्टैक लेते हैं तो जहाँ जहाँ पे भी टी होगा वो स्ट्रिंग से रिप्लेस हो जाएगा। इसी तरह ये कॉन्स्ट INT एम्परसेंड भी, ये भी वैल्यू पुश कर रहे हैं तो स्ट्रिंग टाइप के स्टैक में स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू पुश करेंगे, ये भी टी हो जाएगा। और उसके अलावा कहाँ पे टॉप जो है वो अब टी टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है, क्योंकि स्टैक में टी टाइप की वैल्यूज है तो टी टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। और उसके अलावा साइज जो है ये इंटीजर भी टी हो जाएगा। नो सर। नहीं, चाहे नो एरे सर। की का स्टैक है, चाहे हमारे पास उसका स्ट्रिंग का स्टैक है, कोई भी और स्टैक है, तो वो हमारे पास जो है वो इंटीजर ही रहेगा। ये साइज जो है वो तो स्ट्रिंग स्टैक है तब भी ये होगा ना, उसमें 5 एलिमेंट्स है, 6 एलिमेंट्स है। ओके, एम्प्टी हमारे पास इसी तरह रहेगा। नाउ हियर कम्स एन इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग थिंग कि अब ये जो हमारे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर स्टैक टाइप हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो जब भी हम लोग इस क्लास का नाम लिखेंगे कि इस टाइप का कोई ऑब्जेक्ट लेना है, तो यहाँ पे भी हमें टी स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज इम्पोर्टेंट कि जब आप कॉपी कंस्ट्रक्टर है या फ्रेंड फंक्शन है, तो उसके अंदर जब आप स्टैक टाइप का कोई ऑब्जेक्ट ले रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको उसको टेम्पलेट स्पेसिफाई करना पड़ेगा। होगा क्या कि जब ये यूज़ होगा कॉपी कंस्ट्रक्टर, तो अगर हमारे पास इंटीजर टाइप का स्टैक है तो हम लोगों ने वहाँ पे इंटीजर लिखा हुआ होगा, वो इंटीजर जो है वो पास हो जाएगा इस जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आपने ख्याल रखना है कि इधर भी आपको अगर क्लास के अंदर या फंक्शंस के अंदर आपने कोई स्टैक का ऑब्जेक्ट लिया हुआ है
कॉपी कंस्ट्रक्टर हो गया, असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, लेस देन ऑपरेटर हो गया, तो वहाँ पे भी आपने टी जो है वो लिख देना है। इधर हम लोग टी कर देंगे और मेक एम्प्टी वुड रिमेन द सेम, फुल वुड रिमेन द सेम। तो ये हमारे पास जो है वो इस तरीके से हो जाएगा। आई थिंक इस वाले के अंदर हम लोगों ने फ्रंट फंक्शन नहीं लिया हुआ, दूसरी हम लोगों ने क्लास में फ्रंट फंक्शन लिया था। तो अगर फ्रंट फंक्शन है तो वहाँ पे भी अगर हम लोगों ने स्टैक लिया हुआ है तो दैट स्टैक वुड बिकम लाइक स्टैक टी। ठीक है, तो इसको हम लोग अपने कोड के अंदर जो है वो चेंज करके देख लेते हैं कि हमारे पास ये डिफरेंट डाटा टाइप्स के लिए ये टेम्पलेट्स जो हैं ये हमारे पास काम करते हैं या नहीं करते हैं। Okay, so this is our stack और इसको अब हम लोग चेंज करते हैं, जेनेरिक करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टेम्पलेट टाइप नेम टी। ठीक है, यहाँ पे क्लास के साथ जो है वो हमारे पास टी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग इस क्लास को डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले जब हम लोगों ने एक स्टेटमेंट लिख दी टेम्पलेट टाइप नेम टी, तो दिस शुड बी सफिशिएंट। यहाँ पे इंटीजर को हम लोग टी कर देंगे और फिर इस इंटीजर को हम लोग टी कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे स्टैक है तो स्टैक के साथ हम लोग टी लिख देंगे। यहाँ पे भी स्टैक है, स्टैक के साथ हम लोग टी लिख देंगे और यहाँ पे हमारे पास टी हो जाएगा, लेस देन में टी आ जाएगा। पुश में कुछ नहीं होगा, टॉप हमारे पास टी टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। दैट्स इट। ठीक है, हाँ ये फ्रंट फंक्शन है, यहाँ पे फ्रंट फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे भी हम लोग इसको उसकी डिक्लेरेशन में भी हम लोग टी कर देंगे। जहाँ सर पे जो हम लोग पॉप फंक्शन है वो नहीं रिटर्न करेगा? नहीं बेटे, पॉप फंक्शन सिर्फ रिमूव करते हैं। आपकी बुक के अंदर जो है वो पॉप फंक्शन रिमूव भी कर रहा है और वैल्यू रिटर्न भी कर रहा है, लेकिन हम लोग क्योंकि एसटीएल की कन्वेंशन को फॉलो कर रहे हैं तो उसके अंदर अगर टॉप मोस्ट वैल्यू देखनी है तो उसके लिए टॉप का फंक्शन और उसको रिमूव करना है तो पॉप का फंक्शन। सही है सर। इसको भी हम लोग टी कर देंगे। ठीक है, और जब हम लोग इसको यूज कर रहे होंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे, स्टैक आईएनटी। अब ये देखो, जब ये एंगल ब्रैकेट्स में आईएनटी दिया ना तो स्टैक में जहां जहां पे भी हमारे पास जो है वो टी लिखा होगा वो आईएनटी से रिप्लेस हो जाएगा। इट्स दैट सिंपल। टेम्पलेट्स बस यही है कि जहां जहां पे भी हमारे पास टी लिखा होगा वो आईएनटी से हमारे पास जो है रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, और लेट्स सी इफ यहाँ पे एक और स्टैक हम लोगों ने लिया था शायद। अच्छा नहीं, ये तो वैसे ही चेक करने के लिए। अब ये हमारे पास फंक्शन है और ये क्लास के बाहर है ना, क्लास को क्लोज करने के बाद हम लोगों ने फंक्शन लिया है। तो इधर भी आपको अगर क्लास से बाहर कोई फंक्शन आपने डिफाइन किया है तो उधर भी आपको टेम्पलेट का कीवर्ड देना पड़ेगा, टेम्पलेट टाइप नेम टी।
ठीक है? तो यहाँ पे भी अगर आपने कोई फंक्शंस को बाहर डिफाइन किया हुआ, जैसे बात होता है ना, डिक्लेरेशंस आप क्लास में दे देते हैं और डेफिनिशंस आप बाहर लिख देते हैं। तो अगर डेफिनिशंस बाहर लिखी हुई है तो हर डेफिनिशन से पहले आपको टेम्पलेट टाइप नेम टी लिखना पड़ेगा। जी सर, हम कल इसको इम्प्लीमेंट कर रहे थे ना डिफरेंट फंक्शंस को, तो वही एरर आ रहा था, फिर बाद में समझ आई कि इनके लिए अलग करना पड़ेगा। ठीक। और तो ये क्या एरर दे रहा है, लेट्स सी। फ्रेंड फंक्शन की वजह से हमारे पास एरर आ रहा है। टेम्पलेट टाइप नेम टी हो गया, इधर भी हम लोग टेम्पलेट टाइप नेम टी दे दिया। In my opinion, it should work. Okay, the issue is with the friend function. Let us see. अगर हम लोग फ्रेंड फंक्शन को कॉल नहीं कर रहे तो इट इज़ वर्किंग फाइन, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम लोग फ्रेंड फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो वो लिंकर का एरर दे रहा है और वो ये कह रहा है कि उसे ये सिंपल जो है वो नहीं मिल रहा INT स्टैक। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे कोई इशू है। सिग्नेचर इज द सेम, फ्रेंड ट्री। Okay, I will look into it and tell you in the next lecture कि ये हमारे पास यहाँ पे लिंकेज का क्यों एरर आ रहा है। It is due to the इंसर्शन ऑपरेटर जिसको हम लोग ओवरलोड कर रहे हैं, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन आई एम नॉट प्रीटी श्योर कि
इस वजह से एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है। सो आई विल लुक इनटू इट एंड लेट यू नो कि हमारे पास इसमें क्यों प्रॉब्लम आ रहा है। मुझे अपेरेंटली भी इसमें कोई मसला ऐसा नहीं नज़र आ रहा, लेकिन आई विल जस्ट लुक इनटू इट। मे बी इसके साथ इंसर्शन ऑपरेटर के साथ जब आपने ओवरलोडिंग करनी है तो इसका शायद कोई सर खास इस चीज़ का ख्याल रखना हो। सर इस फंक्शन को फ्रेंड बनाए फिर देख ले। फ्रेंड बना के देख लें इस तरह। आई थिंक फ्रेंड तो क्लास के अंदर के लिए यूज़ होता है ना, तो उस फंक्शन को फ्रेंड बना रहे हैं हम लोग। ओके, आई विल लुक इनटू इट एंड आई विल लेट यू नो कि इशू कहाँ पे था। ठीक है, आई विल फिगर इट आउट इंशाल्लाह। ओके, बेसिकली अभी जो एरर दे रहा है कि हमारे पास उसे सिंबल नहीं मिल रहा, वो ये है कि एग्जैक्टली वो जो सिग्नेचर है वो मैच नहीं कर रहा। तो जब हम लोग टेम्पलेट्स को नहीं यूज़ कर रहे तो वो मोस्ट लाइकली कहीं से वो चीज़ इन्फर कर रहा है, और यहाँ पे जो है वो उसे वो इन्फ्रेंस जो है वो यहाँ पे टेम्पलेट्स के अंदर वो चीज़ काम नहीं कर रही। सर इस टी को T1 करके देखें, सिर्फ नीचे। इसको नहीं बेटे, इससे नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये तो उस क्लास डेफिनेशन के बाहर है ना, तो इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पता चले पड़ भी जाए। नहीं, ये इससे जो है वो नहीं फर्क पड़ना चाहिए। आई विल स्टैक लुक का इनटू ऑब्जेक्ट इट। जी बेटे। स्टैक का ऑब्जेक्ट नेम और डिफरेंट तो नहीं है? तो ये सिर्फ इसकी वजह से आ रहा है। आई विल लेट यू नो। ठीक है, एक हम लोग और काम करके देख लेते हैं कि जब हम लोग डिक्लेयर जो है वो यहाँ पे करते हैं, सिर्फ एक फंक्शन को कर लेते हैं, बाकी फंक्शन इसी तरह हो जाएंगे। ठीक है, जिस तरह टॉप का फंक्शन है इसको हम लोग कर लेते हैं। तो टॉप को हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं टी टॉप कॉन्स्ट। ठीक है, और इसकी इसकी डेफिनेशन जो है वो हम लोग क्लास से बाहर ले जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इसको डिक्लेयर कर रहे हैं, और बाहर किस तरह डिफाइन करेंगे तो मुझे बता दे। की वैल्यू रिटर्न होगी, और यहाँ पे क्या होगा, स्टैक कॉलन कॉलन टॉप, इस तरीके से इसी तरह होगा। यस सर। ठीक है, अब जब हम लोग क्लास से बाहर, क्लास को यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं, उसके बाहर जब हम लोग इसको डिफाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हर डेफिनेशन से पहले हमें टेम्पलेट टाइप नेम टी जो है वो देना पड़ेगा। ठीक है, और जहाँ पे भी आप स्टैक को यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको अ, उसके साथ भी जो है एंगल ब्रैकेट्स में टी जो है वो देना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज़ का बस आपने ख्याल रखना है कि जहाँ पर भी आपका स्टैक है तो वहाँ पे आप एंगल ब्रैकेट्स में टी देंगे, और डेफिनेशन से पहले जो है वो, सॉरी डिक्लेरेशन से पहले जो है वो आप इसको टेम्पलेट टाइप नेम टी जो है वो दे देंगे। तो अच्छा, उसको बेसिकली ये वाली जो चीज़ है ना, ये मैच नहीं कर रही समहाउ, तो सिग्नेचर इसके साथ मैच नहीं कर रहा। अगर अभी मेरी कंपाइलिंग होता तो हम लोग इसको जो है वो कमेंट कर देते, इसको भी कमेंट कर देते हैं, और इसको भी कमेंट कर देते हैं। तो अब हम लोग टॉप के फंक्शन को जो है वो बाहर लेके, और सी आउट यू डॉट टॉप। ठीक है, तो बस टॉप को हम लोग ये जो कोड है वो हम लोग वहाँ से बाहर लेके हैं, एंड इट शुड वर्क। वन इज ऑन टॉप ऑफ यू, और यू में आखिर में वन पुश किया, वो हमारे पास टॉप पे आ गया। और इसके अलावा एक और चीज़ कि अगर हम लोगों ने स्ट्रिंग का स्टैक लेना है तो हम लोग इस तरह लेंगे, स्टैक स्ट्रिंग स्टैक अंडरस्कोर str। ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रिंग का स्टैक बन जाएगा, और स्टैक
push Ali तो हम लोग जो है वो ये जब वैल्यूज इसके अंदर पुश करेंगे तो दी स्ट्रिंग वैल्यू शुड बी पुश इनटू द स्टैक और इसे हम लोग अगर डिस्प्ले करना चाहते हैं तो वही जैसे हमारे पास while लूप थी उसके थ्रू हम लोग इसको जो है वो डिस्प्ले कर सकते हैं। while not s underscore str dot empty s underscore str dot top और s underscore str तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं अब जो स्ट्रिंग स्टैक ले रहे हैं वो हम लोग स्ट्रिंग टाइप का ले रहे हैं ठीक है उसमें स्ट्रिंग वैल्यूज को हम लोग पुश कर रहे हैं और फिर वन बाय वन उन वैल्यूज को जो है वो हम लोग रिट्रीव कर रहे हैं स्टैक से रिमूव कर रहे हैं और उनको डिस्प्ले कर रहे हैं। पुश को हम लोगों ने अपडेट नहीं किया और टेम्पलेट्स के अंदर ये होता है कि जो फंक्शन आप यूज़ करें सिर्फ वो कंपाइल होता है तो एट टाइम्स हो सकता है एक डाटा टाइप के लिए आपके पास जो है वो कोई एरर ना आए जब आप उसको यूज़ कर रहे हो तब एरर आए ठीक है। तो अब जिस तरह यहाँ पे हम लोगों ने पुश को जो है यहाँ पे जेनेरिक नहीं किया था तो वो इंटीजर के साथ तो वो कंपाइल हो गया क्योंकि इंटीजर टाइप की वैल्यू हम लोग पुश कर रहे थे लेकिन जैसे हम लोगों ने उसे स्ट्रिंग के साथ कंपाइल किया तो हमारे पास एरर आ गया ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन आप उससे पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि वो ये कह रहा है कि पुश फंक्शन में बता रहा है कि जब पुश फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो कॉन्स्ट आईएनटी would not bind the value of const character 6 तो वो string की जो वैल्यू हम लोग उसके अंदर पुश कर रहे हैं उसके साथ उसको बाइंडिंग उसकी नहीं हो रही उसको हम लोगों ने सही कर लिया इसको दोबारा कंपाइल करते हैं नॉट शुड वर्क इसको रन करते हैं तो हमारे पास स्टैक के अंदर अली बिलाल दाऊद जो है वो हम लोगों ने पुश किया था और फिर हम लोग उसको रिमूव कर रहे हैं तो हमारे पास वो वन बाय वन जो है वो वैल्यूज रिमूव होगी ठीक है। तो ये टेम्पलेट्स की आपको समझ आ गई कोई कोई स्टूडेंट जो है वो मुझे ब्रीफली बता देगा कि एक हम लोगों ने स्टैक इंटीजर टाइप के लिए इम्प्लीमेंट किया है तो उसे हम लोग जेनेरिक किस तरह करेंगे टेम्पलेट्स के लिए कोई क्विकली मुझे बता दे कोशिश करें जिसने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ वो उनमें से कोई स्टूडेंट बता दे। ओके एनीवन जी अली हुज़ैफा आप बता देते बेटे हमारे पास एक इंटीजर स्टैक हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया था अब हम लोग उसको जेनेरिक करना चाह रहे हैं टेम्पलेट्स के थ्रू तो मेन स्टेप्स बता दो कि क्या करेंगे। सर हम इन की जगह कोई भी नेम दे देंगे जैसे कि मतलब टाइप डेफ लिख के T1 या कुछ भी या क्लास भी दे सकते हैं। ठीक है यहाँ पे जिसका स्टैक है तो स्टैक से पहले हम लोग टाइप नेम टी जो है वो हम लोग लिख यस सर देंगे ठीक है यस फिर सर क्लास फिर उसके बाद जैसे यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है इंट साइज और इंट टॉप तो उन इंट की जगह हम लोग रिप्लेस कर देंगे टी को। लेकिन यहाँ साइज पे तो केस नहीं में नहीं किया करेंगे साइज और टॉप को यहाँ नहीं पे किया क्योंकि साइज यस सर साइज केस में नहीं करेंगे क्योंकि उसमें वैल्यूज जो हैं वो मतलब इंटीजर ही देते हैं इस वजह से। ठीक है तो जहाँ जब भी हम लोगों ने जिस भी डाटा टाइप को जेनेरिक करना है जिस तरह एरे की डिक्लेरेशन होगी उसकी मेमोरी एलोकेशन हो गई हमारे पास पुश हो गया टॉप हो गया उन सारी जगहों पे जहाँ जहाँ पे भी हमारे पास इंटीजर वैल्यू एज पैरामीटर पास हो रही है या हमारे पास रिटर्न हो रही है तो वहाँ पे हम लोग आईएनटी को रिप्लेस कर देंगे टी से ठीक है तो ये हमारी डाटा यस टाइप जो है वो जेनेरिक बन जाएगी। नाउ वी कम टू एन इंटरेस्टिंग पार्ट ये तो हमारे पास स्टैक था राइट ये हम लोगों ने खुद इम्प्लीमेंट किया था तो हमारे पास अगर सी प्लस प्लस का अपना स्टैक हम लोग यूज़ करना चाहें तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो हम लोगों ने कोड लिखा था इस सारे कोड को मैंने कमेंट कर दिया दैट मीन्स कि अब हमारे पास जो है वो ये स्टैक की क्लास नहीं रही ठीक है। तो अब अगर हम लोग इसको कंपाइल करते हैं तो वो ये कहेगा कि जी तो स्टैक की कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती ठीक है।
वो कहेगा कि अनडिफाइंड डाटा टाइप इस तरह का बता देगा कि स्टैक नाम की हमारे पास कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये कहते हैं कि हम लोग ने एसटीएल का स्टैक यूज़ करना है। तो जो पहले से हमारे पास स्टैक मौजूद है उसे यूज़ करना इज़ वेरी सिंपल। हम लोग इंक्लूड स्टैक कर देते हैं, ठीक है। नाउ द स्टैक is defined in the standard template library of C++. So once we do that, we do not need our own stack class. ठीक है। अब हम लोगों ने जो कोड इस तरह किया हुआ है कि हमारा जो कोड है इट शुड बी कंपैटिबल विद द कोड रिटन इन द STL। ठीक है, तो इसको हम लोग कंपाइल करके देखते हैं। यू सी इट हैज़ कंपाइल्ड नाउ, और इसको रन करके देखते हैं तो इसकी आउटपुट बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हमारे पास हमारी अपनी इम्प्लीमेंटेशन की आउटपुट थी। तो अब हम लोगों ने बेसिकली जो STL के अंदर स्टैक गिवन था वो हम लोगों ने इम्प्लीमेंट जो है वो किया था, और जो हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया उसी को अगर हम लोग STL के अंदर से यूज़ करना चाहें तो वी जस्ट नीड टू राइट लाइक इंक्लूड स्टैक। नाउ वी आर एक्चुअली यूजिंग स्टैक इम्प्लीमेंटेड इन द STL। ठीक है, ये बात समझ आ गई सबको? यस सर। और उसके अंदर भी देखें वो टेम्पलेट है, तो उसने जो है वो उसका नाम ही खैर टेम्पलेट लाइब्रेरी है। तो उसके अंदर जब हम लोगों ने इंटीजर के लिए किया तो उसके लिए भी उसने काम किया, और स्ट्रिंग के लिए किया तो उसके लिए भी उसने काम किया। इसके अंदर हमारी जो इंटरप्रिटेशन है लेस देन के फंक्शन की वो फ़र्क है STL के फंक्शन से ना। तो ये अगर आप देखें हम लोगों ने जो इसे कहा था तो उसने कहा था u इज स्मॉलर देन v, राइट। और यहाँ पे वो कह रहा है कि v इज स्मॉलर देन और इक्वल टू u, तो दैट मीन्स कि जो हमारी इंटरप्रिटेशन है लेस देन की वो हमारे STL की इंटरप्रिटेशन से फ़र्क है। तो अब आपने क्या करना है कि CPP रेफरेंस पे जाके एक वेबसाइट है CPP रेफरेंस, उसके ऊपर आपने जाके देखना है कि जो ये लेस देन का ऑपरेटर है स्टैक के लिए इसकी फंक्शनैलिटी किस तरह की है, वहाँ पे उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया होगा। ठीक है, तो वो आपने देखना है कि वो और हम लोगों ने जो क्लास के अंदर या जो आपने लैब टास्क के अंदर इम्प्लीमेंट किया था उसके अंदर क्या फ़र्क है, क्यों ये आउटपुट डिफरेंट आ रही है। तो हमारी जो इंटरप्रिटेशन थी लेस देन की, दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैक STL के अंदर जो हमारे पास लेस देन ऑपरेटर है। तो वो आपने फिगर आउट करना है, दिस इज़ योर होमवर्क। ठीक है बेटे, जो हम लोगों ने ऑपरेटर लेस देन ओवरलोड किया है अपनी क्लास के अंदर, और जो STL के अंदर ऑपरेटर लेस देन ओवरलोड हुआ है उसके अंदर क्या फ़र्क है, ये आप लोगों ने देखना है, राइट। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप लोगों का? किसी ने भी हामी नहीं भरी? सर होमवर्क की समझ नहीं है। देखो, जब हम लोगों ने ये हमारी अपनी क्लास है ना, ये हमारी अपनी क्लास है, यस ठीक सर। है। इसके अंदर हम लोगों ने यू के अंदर यू और बी दो स्टैक्स लिए, और इसके अंदर हम लोगों ने कुछ वैल्यूज़ पुश की। 3 2 1 हम लोगों ने पुश किया यू में, और 2 6 5 4 पुश किया वी के अंदर। तो वी के टॉप पे जो है 4 5 6 है, और यू के टॉप पे 1 2 और 3 है, इसी सीक्वेंस में है। तो 1 इज लेस देन 4, 2 इज लेस देन 5, 3 इज लेस देन 6। तो इसके अंदर हमारे पास जब हम लोगों ने कहा यू इज स्मॉलर देन वी, तो हमने जो कोड लिखा था इसको हम लोग रन करके देखते हैं। G++ कंपाइल करते हैं इसको, और फिर इसको रन करते हैं। तो आप ये देखो यू इज स्मॉलर देन वी आ रहा है कि यू के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो वी के टॉप पे जो वैल्यूज़ हैं उससे छोटी हैं। अब हम लोग यही कोड उठा के ले जाते हैं STL के अंदर। ठीक है, यही सारा कोड उठा के हम लोग एक और फाइल बना लेते हैं स्टैक STL की, और उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ हम लोगों ने इंक्लूड स्टैक करना होता है। ठीक है, और बाकी हमारे पास अब स्टैक इम्प्लीमेंटेशन जो STL के अंदर है वो हम लोग यूज़ कर रहे होंगे। तो इसको जब हम लोग कंपाइल करते हैं तो अब जस्ट रिमेंबर कि हमारी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके अंदर ये आउटपुट आ रही है यू इज स्मॉलर देन वी। अब जब हम लोग STL की इम्प्लीमेंटेशन को देखते हैं, सॉरी स्टैक STL होगा, स्टैक STL.cpp, इसकी जब इम्प्लीमेंटेशन को देखते हैं
तो अब इसके अंदर आउटपुट आ रहा है v स्मॉलर देन इक्वल टू u। दैट मीन्स कि हम लोग if वाले पार्ट में नहीं जा रहे, कोड वही है, क्लाइंट कोड वही है, लेकिन हम लोग else वाले पार्ट के अंदर जा रहे हैं, v स्मॉलर देन इक्वल टू। जबकि हमारा अपना जो कोड था उसके अंदर हम लोग आ रहे थे, ये हमारे पास आउटपुट आ रही थी u स्मॉलर देन v। अब STL के लिए हमारे पास आउटपुट आ रही है v स्मॉलर देन इक्वल टू u। तो दोनों आउटपुट्स फर्क हैं। दैट मीन्स कि जो हम लोगों ने लेस देन ऑपरेटर ओवरलोड किया है अपनी जो लैब टास्क के अंदर किया था, दैट इज डिफरेंट देन द ऑपरेटर ओवरलोडेड इन द STL। ठीक है, तो आपने जो है वो CPP रेफरेंस के अंदर जाके वो एक वेबसाइट है, उसके अंदर जो है वो आपके पास इसकी आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी STL के अंदर स्टैक की, और उसके अंदर आपने जाके देखना है कि क्या फ़र्क है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। इससे थोड़ा सा आपको आइडिया भी हो जाएगा कि STL की डॉक्यूमेंटेशन को आपने कैसे यूज़ करना है। Yes. CPP रेफरेंस, ठीक है, तो ये हमारे पास CPP रेफरेंस ये आपके पास आ जाएगा, और दूसरा c++.com/reference, ये भी ऑथेंटिक वेबसाइट है, दोनों ठीक है। तो हम लोग इसमें से एक को पकड़ लेते हैं, CPP रेफरेंस को ले लेते हैं, इसके अंदर स्टैक ओपन कर लेते हैं। ये स्टैक की जनरल डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है, कि स्टैक है क्या हमारे पास, और उसके अंदर मेंबर फंक्शंस कौन से अवेलेबल हैं, टॉप है, एम्प्टी है, साइज है, मॉडिफायर्स कौन से, मॉडिफायर्स वो होते हैं जिसके अंदर स्टैक की कोई वैल्यू चेंज हो रही है। तो इन प्लेस को और पुश रेंज को हमने नहीं किया, स्वैप को हम लोगों ने नहीं किया, बाकी हम लोगों ने कर लिया। और फिर इसके अंदर ये नॉन मेंबर फंक्शंस हैं, फ्रेंड फंक्शंस हैं, जिस तरह इसके अंदर लेस देन भी है। लेस देन को जब आप क्लिक करोगे तो इसकी आपको आ जाएगी कि ये आपके पास 6 केसेस हैं, 6 इसके ऑपरेटर्स ओवरलोड हुए हैं, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, और फिर 3 वे ऑपरेटर है। 3 वे ऑपरेटर C++ का जो 2020 का वेरिएंट था उसके अंदर था, कभी हम लोग इसके ऊपर भी बात करेंगे। बेसिकली आपके पास जो है वो ये देख रहा, दो वैल्यूज को कंपेयर कर रहा होता है, लेकिन एट अ टाइम लेस देन को भी कर रहा होता है, इक्वल टू को भी कर रहा होता है, ग्रेटर देन को भी कर रहा होता है, और उसके हिसाब से -101 जो है वो रिटर्न कर देता है। इन एनी केस जो फर्स्ट 6 हमारे पास ऑपरेटर ओवरलोड हुए हैं, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, इसके बारे में वो ये कह रहा है कि दे ट्रू रिटर्न ट्रू इफ कॉरिस्पॉन्डिंग कंपैरिजन यील्ड्स ट्रू, फॉल्स अदरवाइज। वो ये कह रहा है कि उसका कॉरिस्पॉन्डिंग अगर हमारे पास कंपैरिजन जो है वो ट्रू होता है तो वो ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज जो फॉल्स रिटर्न कर देता है। ठीक है, और इसी तरह दूसरी जो हमारे पास है डॉक्यूमेंटेशन c++.com, इसके अंदर भी हमारे पास इसकी डिटेल दी हुई है। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में बताया हुआ है, और इसके अंदर C++ 2011 तक का है। इस वजह से यहाँ पे आपको पुश रेंज जो है वो नज़र नहीं आ रहा जो दूसरी वेबसाइट में था, और इसके अंदर ये ओवरलोड किया हुआ है, रिलेशनल ऑपरेटर्स को ओवरलोड किया हुआ है, और इसके अंदर जो है वो यही ऑलमोस्ट वही चीज़ बता रहा है जो पहले वाली वेबसाइट के अंदर था। अब आपने इसको फिगर आउट करना है कि क्या फ़र्क है बेसिकली। जो हमारे पास स्टैक की जो STL के अंदर स्टैक है उसके अंदर जो ऑपरेटर ओवरलोड हुआ हुआ है लेस देन का, और जो हम लोगों ने क्लास में किया है उसके अंदर जो हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया, तो दोनों की इम्प्लीमेंटेशन में क्या फ़र्क है, इसको आपने कोड करके एग्जैक्टली पहुंचना है उस जगह तक के कि क्या फ़र्क है। ठीक है, अब समझ आ गई? यस सर। Yes, sir. ठीक है, ये आपका होमवर्क है और ये अपने लाजमन जो है वो करना है। Inshallah, ओके, sir. कमिंग बैक, हाँ एक चीज़ हम लोगों के पास रह गई कि हमारे पास ये जो फंक्शंस हैं इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। अब आप मुझे वन बाय वन बताते जाएं, एक स्टूडेंट जब बता दे तो वो फिर दोबारा नहीं बताएगा। ठीक है, बेशक आप गलत बताएं लेकिन आप बताते जाएं। आप अपना चलें, आप मुझे खाली बताते जाएं, ये जो इसका कंस्ट्रक्टर है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। T1 सर। ओके, ऑर्डर 1 होगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई भी रिपीटिशन नहीं हो रही, तो एग्जैक्टली 3 इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। 3 स्टेटमेंट्स इसमें हैं, लेकिन उसको हम लोग जब एसिम्प्टोटिक में लेके जाएंगे तो ऑर्डर 1 हो जाएगी। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारे पास ऑर्डर 1 होगी। ठीक है, ओके, व्हाट अबाउट
दिस कॉपी कंस्ट्रक्टर, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? ये भी ऑर्डर लगभग ही है सर। ऑर्डर 1 होगी. Yes, sir. Now, if a function is calling another function, so we have to look at the time complexity of that function as well. So unless we don't have the time complexity of operator equal to, we cannot determine the time complexity of copy constructor. ठीक है, तो अब ऑपरेटर इक्वल टू पे हमें जाना पड़ेगा, उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो हमारे पास इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, क्योंकि ये इसके अंदर एक फंक्शन कॉल हो रहा है, उसके अलावा बाकी फिक्स नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, तो इसकी तो ऑर्डर 1 होगी फर्स्ट स्टेटमेंट की, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो वही होगी जो ऑपरेटर इक्वल टू की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। तो ऑपरेटर इक्वल टू की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? So order n, ऑर्डर n क्यों है? तो इसमें लूप लगी हुई है फॉर 0 से लेके हम टॉप तक जा रहे हैं. ठीक है, तो ये ऑर्डर n वर्स्ट केस होगी या बेस्ट केस होगी? सर वर्स्ट केस, तो बेस्ट केस क्या होगी? तो बेस्ट केस भी यही है, सेम होगा. बेस्ट केस और वर्स्ट केस दोनों हो गए, क्योंकि हमारे पास जो है वो क्या है, हमारे पास कोई ऐसा कंडीशन तो है नहीं कि हम लोग इस लूप से बाहर निकल सके ना, तो हमारे पास स्टैक का जो भी साइज है उतनी मर्तबा हमारे पास इस लूप में एग्जीक्यूट होना ही होना है। स्टैक में जितने एलिमेंट्स हैं उतनी मर्तबा इस लूप में एग्जीक्यूट होना ही होना है। तो n एलिमेंट्स हैं तो इस दिस लूप वुड एग्जीक्यूट n टाइम्स। ये नहीं है कि कभी एक मरतबा करेगी, कभी 5 टाइम्स और कभी n टाइम्स। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑपरेटर इक्वल टू की, दिस इज ऑर्डर n, एंड व्हाई इट इज n, बिकॉज स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट देखें, फर्स्ट स्टेटमेंट ऑर्डर 1, सेकंड स्टेटमेंट ऑर्डर 1, थर्ड स्टेटमेंट ऑर्डर 1, फोर्थ स्टेटमेंट ऑर्डर 1, फिफ्थ अगर लूप हमारे पास है तो ये हमारे पास n टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 1 + 1 + 1 + n, और उसे एसिम्प्टोटिक में जब देखेंगे तो उसमें से हाईएस्ट हम लोग n की पावर लेंगे, बाकी सारी n टू द पावर 0 है, सिर्फ ये n टू द पावर 1 होगी फॉर लूप। तो ये हमारे पास इसमें से ऑर्डर n जो है वो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। नाउ कमिंग बैक टू द कॉपी कंस्ट्रक्टर, तो अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी कॉपी कंस्ट्रक्टर की? ऑर्डर ऑफ n। ऑर्डर ऑफ n। क्यों ऑर्डर ऑफ n होगी? क्योंकि ये ऑर्डर n के फंक्शन को कॉल कर रहा है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, जब फंक्शन के अंदर आप किसी और फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो यू नीड टू डिटरमिन द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दैट फंक्शन एज वेल। नाउ व्हाट अबाउट ऑपरेटर लेस देन? जो बच्चे जल्दी से आंसर दे रहे थे उन्होंने आसान आसान का आंसर दे दिया, अब ये जो मुश्किल वाली चीज़ है यहाँ पे फंस गए। चले बताएं जिसने अभी तक आंसर नहीं किया। फरहान के अलावा कोई और? नहीं, इतना भी मुश्किल नहीं है बेटे, हो जाना चाहिए। आफ्ताब? जी सर। जी बेटे, क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इसकी ऑपरेटर लेस देन के फंक्शन की? सर ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सर मैं थोड़ा फंस गया था, ये सही किया नहीं। इसको आपने बताया भी था, तो इसको बेटे देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अली अहमद? ठीक है सर। अली अहमद? नेक्स्ट क्लास से जो है ना वो मैं एब्सेंट मार्क करना शुरू कर दूंगा, जो भी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा उसको, ठीक है। अली बिन कदीर? यस सर। जी बेटे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इसकी? सर ऑपरेटर ऑर्डर लेस ऑफ देन। 1। ऑर्डर ऑफ 1 क्यों होगी? तो सर ऑर्डर ऑफ n होगी। ऑर्डर ऑफ n क्यों होगी? सर आई सर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। सर टॉप तक जाएंगे, टॉप तक जितनी भी मतलब दफा लूप चलेगा, ये इफ स्टेटमेंट चलेगी उस टाइम तक। तो टॉप तक हमारे पास n वैल्यूज हैं, तो बेसिकली हमारे पास जो है वो n टाइम्स जो है वो ये लूप एग्जीक्यूट होगी, राइट? यस सर। यस सर। तो इसकी जो है वो इस वजह से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है हमारे पास ऑर्डर n होगी। तो दैट वुड बी यस सर। द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। व्हाट वुड बी द यस बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी?
एनीवन एल्स? सर वन टाइम ऑर्डर ऑफ वन। वन टाइम होगी सर, वन टाइम, बेस्ट केस क्या होगा इसका? वन टाइम होगा सर। वन टाइम होगा, ठीक है, एग्री, लेकिन क्यों वो वन कब होगा? क्योंकि उसमें शायद कांस्टेंट की वजह से। इस कांस्टेंट की वजह से? बेस्ट केस कब होगा? कब हम लोग इस लूप के अंदर एक मरतबा भी सर नहीं जाएंगे वो या एक मरतबा जाएंगे और इससे बाहर निकल आएंगे? जो फर्स्ट वैल्यू सर वो इक्वल टू सर वन। फर्स्ट वैल्यू सर मैच हो जाएंगी तो सर वो रिटर्न पास कर देगा और बाहर आ जाएंगे। पहली वैल्यू जो है वो इफ डेटा आई इज लेस देन डेटा जे, ठीक है, तो हम लोग जो है वो यहाँ से बाहर निकल आएंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो अगर यहाँ पे हमारे पास वैसे लेस देन को हम लोगों ने सही इम्प्लीमेंट किया हुआ है। ओके, वी विल लुक इनटू इट लेटर ऑन। लेकिन जैसे हमारे पास ये कंडीशन ट्रू होगी कि जो हमारे पास अ, जो स्टैक है, जिस तरह यहाँ पे हम लोगों ने किया हुआ है u इज लेस v इज लेस देन u किया हुआ है ना, तो डेटा i इज लाइक टॉप ऑफ v इफ टॉप ऑफ v इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टॉप ऑफ, हाँ सही है, ग्रेटर देन और इक्वल टू टॉप ऑफ u, जो राइट हैंड साइड डॉट डेटा j होगा वो u डॉट टॉप को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो अगर हमारे पास v का टॉप जो है वो u के टॉप से बड़ी वैल्यू है, जो उसकी इक्वल है, तो हम लोग रिटर्न फॉल्स में इस लूप से भी बाहर निकल आएंगे, फंक्शन से भी बाहर निकल आएंगे। तो ये सिर्फ एक मरतबा ये लूप एग्जीक्यूट होगी। तो बेस्ट केस इसका ये बनता है कि जो हमारे पास यू के अगर v इज लेस देन u है, तो v के टॉप पे जो वैल्यू है वो अगर u के टॉप की वैल्यू से बड़ी है या उसके बराबर है, तो हम लोग इस लूप से बाहर निकल आएंगे। सो दैट वुड बी द बेस्ट केस, और इसकी बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओमेगा 1 जो है वो बन जाएगी। डिस्ट्रक्टर बेटे इसकी क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी? इट वुड बी ऑर्डर 1। पुश की क्या होगी? जिसने अभी तक आंसर नहीं किया उनमें से भी बता दें। ऑर्डर ऑफ वन। ऑर्डर ऑफ वन। ऑर्डर ऑफ 1 ठीक है। टॉप की क्या होगी? टॉप पे हम ऑर्डर ऑफ 1 सिर्फ उस वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं ना, और पॉप की भी इसी तरह ऑर्डर 1 होगी। बेसिकली कोई लूप नहीं है, कोई फंक्शन Yes. कॉल नहीं हो रही, तो हमारे पास ऑर्डर 1 होगी। एम्प्टी हमारे पास ऑर्डर 1 होगी। फुल हमारे पास ऑर्डर 1 होगी। व्हाट अबाउट मेक एम्प्टी? ऑर्डर 1 ही होगी। ऑर्डर 1, एक्सीलेंट। साइज वुड बी ऑर्डर 1। तो ज़्यादातर इसके अंदर फंक्शन ऑर्डर 1 के हैं। कुछ फंक्शंस जो हैं वो हमारे पास ऑर्डर 1 n के हैं, जैसे कॉपी कंस्ट्रक्टर हो गया, असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। और कुछ फंक्शंस जो हैं वो हमारे पास बेस्ट केस में ऑर्डर 1 के हैं, लेकिन वर्स्ट केस में ऑर्डर n के हैं, जैसे ऑपरेटर लेस देन हो गया। ठीक है, तो अब आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज का भी आइडिया हो गया। बेसिकली आपने ये देखना होता है स्टैक में अगर n वैल्यूज है तो ये फंक्शंस कितने स्टेप लेगा, क्या उन सारी वैल्यूज को वो प्रोसेस कर रहा है? अगर कर रहा है तो ऑर्डर n उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, या उसमें से सिर्फ एक वैल्यू को लेट से प्रोसेस कर रहा है या कुछ वैल्यूज को प्रोसेस कर रहा है, तो वो हमारे पास जो है वो ऑर्डर 1 होगी, या लॉग ऑफ n, या हमारे पास कुछ और होगी। लेकिन अगर फिक्स नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स है तो वो फिर हमारे पास ऑर्डर 1 होगी। ओके, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का? नो सर। जी फरहान। सर मेरा क्वेश्चन है फ्रेंड फंक्शन के बारे में जी बेटे। कि सर हमने उसको फ्रेंड फंक्शन तो मेंबर फंक्शन नहीं होता क्लास का, हम्म तो हमने उसके लिए टेम्पलेट यूज़ किया ना अलग से, जहाँ पे हमने फंक्शन डेफिनेशन लिखी हुई थी। हम्म तो फिर हमने उसके साथ उसके बाद प्रोटोटाइप में ऊपर यहाँ पे क्यों नहीं अलग से लिखी टेम्पलेट टाइप नेम टी? हमने वही सेम यूज़ क्यों किया जो हमने क्लास के लिए यूज़ किया था? हम्म। उसकी वजह ये है कि ये हमारे पास इस क्लास के अंदर हम लोग इसको बता रहे हैं ना कि ये फ्रेंड फंक्शन है। ठीक है, तो क्लास के अंदर जो चीज़ आ गई वो क्योंकि क्लास से पहले टेम्पलेट टाइप नेम टी लिखा हुआ है, तो जहाँ जहाँ पे भी क्लास के अंदर टी यूज़ हो रहा होगा वो डाटा टाइप से रिप्लेस हो जाएगा। सर ये तो फिर डिफरेंट नहीं हो जाएगा कि जो डेफिनेशन में हमने टाइप नेम टी यूज़ किया है वो इस टाइप नेम टी से डिफरेंट होगा? नहीं नहीं नहीं, वो ओके, देखो होगा ये कि वो टी जो है वो यहाँ पे जब हम लोग स्टैक INT करेंगे तो INT यहाँ पे टी पे आएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद
यहाँ पे वो टी से रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पे भी वो INT से रिप्लेस हो जाएगा, जहाँ-जहाँ पे भी टी है। तो इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। ओके सर। ठीक है, लेकिन इसके अंदर कोई मसला है जिसकी वजह से वो लिंकेज का एरर दे रहा है, कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर, आई विल जस्ट फिगर इट आउट एंड कम बैक टू यू। लेकिन बस ओके आप सर। इतना ज़हन में रखें कि क्लास के अंदर अगर आपने जिस तरह डिक्लेरेशन और डेफिनेशंस एक ही जगह पे हैं, क्लास के अंदर ही आपने उसको डिफाइन कर दिया है, तो वो बस क्लास से पहले एक मरतबा लिखना जो है वो आपके पास काफ़ी होगा। लेकिन अगर आप जो है वो सारों को डेफिनेशंस को इधर ले गए और डिक्लेरेशंस को आप बाहर ले गए हैं, तो वो फिर आपने हर डिक्लेरेशन से पहले जो है वो अपने टेम्पलेट टाइप नेम लिखना है। ठीक है? क्योंकि आप तब क्लास को ख़त्म कर चुके हैं, उस पहले वाली टेम्पलेट टाइप नेम का स्कोप ख़त्म हो गया है। अब आपको दोबारा से लिखना पड़ेगा टेम्पलेट टाइप नेम। ठीक है? और एक और चीज़ टेम्पलेट से रिलेटेड वो ये कि बाज़ औक़ात आपने देखा है हम लोग क्लास की जो डेफ़िनिशन होती है वो हम लोग डॉट हेडर फ़ाइल में लिखते हैं और जो डिक्लेरेशंस होती हैं वो हम लोग डॉट CPP फ़ाइल में लिखते हैं। ठीक है? तो उस केस में जो है वो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे टेम्पलेट्स जो हैं वो एज़ इट इज़ काम नहीं करेंगे। इसको हम लोग क्विकली करके देख लेते हैं। एक हम लोग स्टैक डेफिनिशन डॉट एच कर देते हैं जहाँ पे हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है? और डिक्लेरेशंस को जो है वो स्टैक डिक्लेरेशन डॉट सीपी ओके स्टैक डेफिनिशन डॉट एच और फिर स्टैक डेफिनिशन डॉट सीपीपी में हम लोग उसको ले जाते हैं, ठीक है? डेफिनेशन डिक्लेरेशन हम लोगों ने अलग-अलग कर दी। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे पास एच फाइल है ना, तो एच फाइल में हमारे पास सिर्फ डेफिनेशंस होंगी। तो वहाँ पे वैसे डिफ़ॉल्ट पैरामीटर के साथ प्रॉब्लम हो जाता है अक्सर। तो आप लोग इसी तरह करते थे? एच फाइल अलहदा बनाते थे और सीपीपी फाइल अलहदा बनाते थे? नो सर। एक ही बनाते थे? यस यस सर। यस सर। अच्छा, वैसे एक कन्वेंशन एक यूज़ होती थी कि आप जो डिक्लेरेशंस हैं वो आप एक फ़ाइल में लिख देते थे, ठीक है? और डेफिनिशंस जो हैं वो आप दूसरी फ़ाइल के अंदर जो है वो लिख देते थे। सॉरी स्टैक डेफ डॉट एच है और इस तरह हम लोग स्टैक डेफ डॉट सीपीपी फाइल बना लेते हैं। स्टैक डेफ डॉट सीपीपी फाइल, ठीक है? अभी तो हम लोगों ने क्लाइंट कोड और जो एडीटी का कोड है वो सारा एक ही फाइल में रखा हुआ है ना, अब हम लोग उसको अलहदा कर लेते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो हमारे पास डेफिनेशन में चला जाएगा। हर डिक्लेरेशन से पहले हमें जो है वो ये लिखना पड़ेगा टेम्पलेट टाइप नेम टी, ठीक है? और फिर स्टैक टी कॉलन कॉलन स्टैक टी इस तरीके से, ठीक है? ये आप लोगों ने किया हुआ है वैसे इस तरीके से कि नो सर। आपने सीपीपी और नो हेडर सर। फाइल्स अलग-अलग नहीं की हुई? नो सर। नो सर। किसी ने भी नहीं की हुई 4th सेमेस्टर? यस सर, जिस हमने तरह की हुई। %.h और सर मेरे दोस्त %.cpp सर की हुई हमने। नो सर। सर हमने नहीं की 4th सेमेस्टर ने। अच्छा, चलो फिर अब हम लोग इस पेंडोरा बॉक्स को नहीं खोलते।
लेकिन ये है कि आप वो हीप वगैरह कुछ करना हेडर फाइल के अंदर आप जो है वो डिक्लेरेशंस दे देते हैं सर क्लास की, और उसकी जो डेफिनेशंस हैं वो आप सीपीपी फाइल में दे देते हैं। और क्लाइंट कोड के अंदर क्या करते हैं, वो एक अलग फाइल होगी, लेट्स से स्टैक क्लाइंट डॉट सीपीपी, उसके अंदर आप स्टैक डेफ डॉट एच को आप इंक्लूड कर लेंगे। जब उसको इंक्लूड करेंगे तो उसकी ऑटोमेटिकली डेफिनेशन और डिक्लेरेशन जो है वो हो जाएंगी। तो द पॉइंट आई वाज मेकिंग हियर, अच्छा इसको इंक्लूड करना पड़ेगा यहाँ पे, इंक्लूड जब टेम्पलेट्स नहीं यूज़ कर रहे होंगे तो फिर हम लोग यहाँ पे स्टैक डेफ डॉट एच को इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। लेकिन टेम्पलेट्स के अंदर हमारे पास ये चीज़ काम नहीं करेगी। टेम्पलेट्स के अंदर वी नीड टू डू समथिंग डिफरेंट एंड दैट मेक्स इट अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, इसको आपने रियल लाइफ में इसको यूज़ नहीं करना। जब आप टेम्पलेट्स यूज़ कर रहे हैं तो टेम्पलेट्स के अंदर एट द एंड ऑफ द एच फाइल डॉट एच फाइल यू वुड जस्ट राइट इंक्लूड स्टैक डेफ डॉट सीपीपी, ठीक है। जो डेफिनेशन यहाँ पे आपने लिखी हुई हैं उस फाइल को आपने यहाँ पे इंक्लूड करना है। यू डोंट डू दिस थिंग। नॉर्मली आप क्या करते हो, स्टैक डेफ डॉट सीपीपी में जाके इंक्लूड स्टैक डेफ डॉट एच करते हो, और जो क्लाइंट कोड है उसके अंदर लेट्स से वो स्टैक क्लाइंट डॉट सीपीपी है तो उसके अंदर आप टॉप पे लिख देते हो इंक्लूड स्टैक डेफ डॉट एच, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमर्स में। लेकिन जब आप टेम्पलेट्स यूज कर रहे हो तो टेम्पलेट्स के अंदर एट द एंड ऑफ द डॉट एच फाइल यू विल इंक्लूड द सीपीपी फाइल, जहाँ पे आपके पास जो है वो आपने डिक्लेयर किया हुआ है फंक्शंस को। तो ये आपके पास इस तरीके से जो है वो हो जाएगा। इसी तरह जो आपके पास कॉपी कंस्ट्रक्टर है ये भी आपके पास that की सर ये डॉट एच एक्सटेंशन का मतलब क्या है? इस तरह होता है बेटे सी प्लस प्लस के अंदर ना, जब आपने लेट से कोई पर्सन की क्लास बनानी है तो आप उसकी जो बॉडी है ना फंक्शंस की वो आप क्लास के अंदर नहीं लिखते, आप बस खाली उसका जो उसका सिग्नेचर है वो आप जो उसकी प्रोटोटाइप है वो आप इधर लिख देते हो। और डॉट सीपीपी फाइल में आप जो है वो उनको डिक्लेयर करते हो, उसकी उनकी फंक्शनैलिटी लिखते हो। तो ये है कि आप सी प्लस प्लस के अंदर आप हेडर फाइल और सीपीपी फाइल में स्प्लिट कर देते हो डेफिनेशंस को, डिक्लेरेशंस को, ठीक है। तो ये जस्ट एक सी प्लस प्लस का मैकेनिज्म, अगर आपने नहीं किया हुआ तो जस्ट जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। तो आप ये जस्ट आपको बताने के लिए है कि अगर आप इसके अंदर टेम्पलेट्स को यूज़ कर रहे हो तो टेम्पलेट के अंदर हेडर फाइल के एंड पे आप सीपी फाइल को इंक्लूड कर दोगे। इफ़ यू हैवंट डन दिस थिंग देन जस्ट जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, ठीक है। हम लोग इस कोर्स में इसको इसके बाद में यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब आपने क्या किया कि जो फंक्शनैलिटी है वो सारी आप सीपीपी फाइल में लेके हैं, और जो आपके पास डिक्लेरेशन है वो सारी आप
इधर ले गए। अब यहाँ पे एज सच हमें आईओ स्ट्रीम को भी इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडीपी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर बस हम लोग जो है, क्योंकि कोई सी आउट नहीं कर रहे हम लोग एज सच, तो हमारे पास जो है दिस शुड बी सफिशिएंट, ठीक है। और इसी तरह हम लोगों ने जो फंक्शनैलिटी है वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दी। अच्छा, अब इसको हम लोग यूज़ किस तरह करेंगे, ये जो सेपरेट कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। क्लास के अंदर हमारे पास जो है वो डेफिनेशंस आ गई और सीपीपी फाइल में हमारे पास डिक्लेरेशंस आ गई। इसको यूज़ किस तरह करेंगे, जिस तरह हम लोग एक और फाइल बना लेते हैं, स्टैक क्लाइंट, क्लाइंट कोड जो है वो हमारे पास आ गया स्टैक क्लाइंट डॉट सीपीपी। यहाँ पे अब हम लोग हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे, इंक्लूड स्टैक डेफ डॉट एच, ठीक है। तो इससे हमारे पास वो एच फाइल जो है वो इंक्लूड हो जानी चाहिए। और फिर उसके बाद हम लोग जो है वो int मेन यहाँ पे होगा। वहाँ पे देखो हेडर और सीपीपी फाइल में हमारे पास मेन नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे उसी तरह हम लोग स्टैक int we might get some error push then और अब हम लोग जो कंपाइल करेंगे वो हम लोग क्लाइंट फाइल को कंपाइल करेंगे, client डॉट सीपीपी, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे नल हम लोग यूज़ कर रहे हैं। कहाँ पे हम लोग नल कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, डाटा इज इक्वल टू नल, यहाँ पे हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं ना नल को। इसको अगर हम लोग ज़ीरो कर देंगे तो फिर हम इट शुड बी फाइन। लेकिन अगर हमें यहाँ पे यूज़ करना ही है तो फिर हम लोग इसकी हेडर फाइल है उसके अंदर आईओ स्ट्रीम को इंक्लूड कर सकते हैं जहाँ पे नल डिफाइन हुआ हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग उसको नल को ज़ीरो से रिप्लेस करते हैं यहाँ पे, या टाइप करके यहाँ पे कर लें, तो वी कैन डू दैट एज वेल। तो इसके जो डिफ़ॉल्ट हमारे पास पैरामीटर होता है, उसके अंदर एक चीज़ का हमें ख्याल रखना पड़ता है। ओके, आई एम जस्ट लाइक now it has compiled। कुछ हम लोगों ने इसके अंदर डिस्प्ले किया, तो ऐसा हमारे पास कुछ नज़र नहीं आएगा इसके अंदर। अगर हम लोगों ने डिस्प्ले करना है तो इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। अब क्लाइंट कोड में हम लोग ये कर रहे हैं, ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। और जो हमारे पास वाइल लूप थी वो हम लोग यहाँ से ले लेते हैं। ओके, तो उसकी सारी वैल्यूज को हम लोग डिस्प्ले कर देते हैं। ओके, टॉप जो है वो हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पे हम लोगों ने उसको डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पे हम लोगों ने उसको डिक्लेयर है गेस नहीं किया हुआ। हाँ, तो इस वजह से वो लिंकर को वो मिला नहीं है, ठीक है। तो टेम्पलेट्स के अंदर ये होता है कि आपको बाज़ बात कोई फंक्शन आप कॉल नहीं करते और उसमें कोई एरर होता है, तो वो आपको एरर उस वक्त नहीं नज़र आता, जब आप उसे कॉल करेंगे तभी वो एरर नज़र आएगा। तो हम लोग टॉप की जो डेफिनेशन है वो हम लोग उठा लेते हैं, इसको सीपीपी फाइल में डाल देते हैं, कंपाइल इट अगेन, ठीक है। तो हमारे पास उसके दो वैल्यूज हम लोगों ने पुश की और वो हमारे पास जो है वो डिस्प्ले हो गई। नाउ रैपिंग इट अप, एक मतलब फिर मैं आपको बता देता हूँ कि ये भी हम लोगों ने क्या काम किया है। पहले आप देखें कि हम लोगों ने एक क्लास बनाई थी, सॉरी, उसी के अंदर हम लोग जो है वो डिफाइन डेफिनेशन और डिक्लेरेशन बेसिकली एक ही जगह पे थी,
हम लोग क्लास के अंदर ही लिख देते थे कि ये इसका कॉपी कंस्ट्रक्टर है, ये ऑपरेटर इक्वल टू है, ये हमारे पास जो है वो डिस्ट्रक्टर है, ये हमारे पास पुश फंक्शन है, तो क्लास के अंदर ही हम लोग लिख देते थे। एंड दिस अप्रोच इज फाइन, इसमें कोई मसला नहीं है। इनफैक्ट जावा के अंदर हमारे पास यही अप्रोच होती है। जावा के अंदर यू कैन नॉट लाइक हैव सेपरेट डिक्लेरेशंस एंड डेफिनेशंस, यू कैन नॉट डू इट इन जावा, राइट? तो जावा के अंदर हमारे पास यही कॉन्सेप्ट होता है जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है। लेकिन सी प्लस प्लस की अपनी एक कन्वेंशन है कि उसके अंदर आप डेफिनेशंस को आप एक जगह पे रख देते हो और डिक्लेरेशंस को दूसरी जगह पे रख देते हो। तो यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ जो है वो चीज़ों को, फंक्शंस को डिफाइन कर दिया कि ये क्लास है, इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर है, एक इसके अंदर कॉपी कंस्ट्रक्टर है, एक ऑपरेटर इक्वल टू है, एक हमारे पास लेस देन का ऑपरेटर है, डिस्ट्रक्टर है, पुश है। इसकी फंक्शनलिटी नहीं है यहाँ पे, इन फंक्शंस की बॉडी नहीं है। ठीक है, बॉडी हम लोग क्या करते हैं, बॉडी हम लोग उठा के एक और फाइल में ले जाते हैं। अगर ये stackdef.h फाइल है तो हम लोग stackdef.cpp फाइल के अंदर उसकी फंक्शंस की बॉडी ले जाते हैं। उस बॉडी को लेके जाने का क्या तरीका होता है कि हम लोग क्लास का नाम लिखते हैं, फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करते हैं, फिर उस फंक्शन का नाम लिखते हैं, उसके पैरामीटर्स हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, तो ये मेन तरीका होता है। और जब आप टेम्पलेट्स यूज कर रहे हैं तो हर उस डिक्लेरेशन से पहले, हर उस डेफिनेशन से पहले आपको टेम्पलेट टाइप नेम यूज करना पड़ेगा, और फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के अंदर जब आप स्टैक यूज कर रहे हैं तो स्टैक टी कॉलन कॉलन करके आपको जो है उसको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर जो एक ट्रिकी चीज़ है वो ये कि जब आप टेम्पलेट्स यूज़ कर रहे होंगे, ये आपकी हेडर फाइल जो है इसके अंदर टेम्पलेट है, सीपीपी फाइल में आपने टेम्पलेट्स यूज़ किए हुए हैं, तो फिर आप इस हेडर फाइल के एंड पे इंक्लूड सीपीपी फाइल कर दोगे। नॉर्मली आप क्या करते हो, नॉर्मली आप ये नहीं करते, जब आप टेम्पलेट्स यूज़ नहीं कर रहे तो आप ये नहीं करते, आप स्टैक डेफ डॉट एच के टॉप पे लिख देते हो इंक्लूड स्टैक डेफ डॉट एच, ये कर देते हो। लेकिन टेम्पलेट्स जब आप यूज़ कर रहे होगे तो दिस अप्रोच डज नॉट वर्क। ठीक है, तो इसके अंदर यू विल गेट अ लॉट ऑफ एरर्स इन इट। तो जब आप टेम्पलेट्स यूज कर रहे हो तो फिर आपने यहाँ पे सीपीपी फाइल के टॉप पे हेडर फाइल को नहीं इंक्लूड करना, रादर हेडर फाइल के एंड पे आपने जो है वो सीपीपी फाइल को इंक्लूड कर लेना। दिस इज नॉट नॉर्मल, बाय कन्वेंशन आप ये नहीं करते, लेकिन टेम्पलेट्स के यूज करना है तो दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशंस। तो नाउ दिस थिंग वन, सो अब हमारे पास जो इसका फ़ायदा क्या होता है कि एक हेडर फाइल को आप कोड देखे बगैर आपको पता लग जाता है, उसकी फंक्शनलिटी देखे बगैर पता चल जाता है कि ये क्लास जो है वो कौन-कौन से फंक्शंस को सपोर्ट कर रही है, कौन-कौन से फंक्शंस इसमें इम्प्लीमेंटेड है। और जब आपने उस फंक्शंस पे जाना होता है स्पेसिफिकली तो आप सीपीपी फाइल पे चले जाते हो। ठीक है, तो जस्ट सेपरेशन है हमारे पास। और क्लाइंट कोड फिर आपके पास अलग हो जाता है। क्लाइंट कोड के अंदर जो है वो आप हेडर फाइल को इंक्लूड करते हो और फिर आपके पास वो उस फंक्शनलिटी को जो है वो आप यूज़ कर लेते हो। ठीक है, तो कुछ समझ आ गई? अगर नहीं भी समझ आई तो दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज जस्ट टू टेल यू कि अगर टेम्पलेट्स के साथ आपने हेडर सीपी फाइल को अलग-अलग यूज़ करना है तो आप कैसे करोगे। वी हैव डन इट जस्ट फॉर वन टाइम, वी विल नॉट यूज़ इट अगेन। ठीक है, बाद की जो हमारे पास एडिटिज होगी उसके अंदर हम लोग ये एक ही जगह पे डेफिनेशंस और डिक्लेरेशंस कर लें। ठीक है बेटे? ओके सर। यस सर। ठीक है, तो सर अभी प्लीज आपका एक कोई दफा क्लाइंट कोड बता दें क्या होता है। क्लाइंट कोड वो होता है जहाँ पे आप अपनी एडीटी की ऑब्जेक्ट को यूज़ कर रहे हो। जिस तरह स्टैक की ऑब्जेक्ट जहाँ पे बना रहे हो ना, वो क्लाइंट कोड है। यूजुअली अगर मेन में बना रहे हो तो मेन आपका क्लाइंट कोड होगा। कोई आपके पास फंक्शन है जिस तरह void empty stack, और इसके अंदर आप लिख देते हो स्टैक %s। ठीक है, s डॉट मेक अंडरस्कोर एम्प्टी, इसके अंदर आप इस फंक्शन को कॉल कर लेते हो। तो अब आपके पास जो है वो टेम्पलेट है, टेम्पलेट। अच्छा, अब आपके पास एक फंक्शन है, उस फंक्शन के अंदर आपने जो है वो एक कोई ऑब्जेक्ट लिया। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है वो आपने, या चलो इसको, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। फंक्शन f है हमारे पास, ठीक है, उसकी कोई पैरामीटर नहीं है। इस f के अंदर हम लोग दो ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, स्टैक a b, और फिर हम लोग इसके अंदर कुछ जो है वो कोड करते हैं, फंक्शनैलिटी करते हैं, राइट? तो दिस इज अ फंक्शन व्हिच इज बेसिकली टेकिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्टैक एंड डूइंग सम ऑपरेशंस ऑन इट, सो दिस वुड आल्सो बी क्लाइंट कोड। ठीक है, ये जो मेन है ये भी क्लाइंट कोड है।
इस केस में मेन के अंदर हम लोग स्टैक की ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, तो दिस वुड बी द क्लाइंट कोड। तो क्लाइंट कोड वो होता है जहाँ पे हम लोग स्टैक की ऑब्जेक्ट लेके उसको यूज करते हैं, या एडिटी की ऑब्जेक्ट लेके उसको यूज करते हैं। तो जहाँ पे उसको यूज कर रहे होते हैं ऑब्जेक्ट्स को, वो क्लाइंट कोड होता है। ओके सर। ठीक ठीक है, ठीक है बेटे। एनी अदर क्वेश्चंस? ओके, इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चंस तो हम लोग आज का लेक्चर खत्म करते हैं और इंशाल्लाह वेडनेसडे को दोबारा मिलते हैं। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़। ओके सर।